पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जब कीजन पे हुए हमले के बाद ईना हॉस्पिटल की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे कीजन इमरजेंसी रूम में अकेला पड़ा हुआ मिलता है, जहां कोई उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर रहा होता। देन हॉस्पिटल का स्टाफ बताता है कि ऑपरेशन रूम अभी उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये सुनकर ईना का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि आप लोग किसी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। तभी जियोल भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और ईना रो रो कर जियोल से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी भी तरह कीजन की मदद करे। अब ईना की हालत देखकर जियोल तुरंत एक्शन लेता है और कीजन के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढ निकालता है ताकि उसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट हो सके। फिर दिखाते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और कीजन की जान बच जाती है। वैसे ईना उसके होश में आने तक उसके पास ही रुकती है और अब उसका पूरा ध्यान उसी पर होता है। कुछ दिन तक तो कीजन बेहोश होता है और इसी दौरान कीजन की बड़ी बहन भी कीजन से मिलने आती है और ईना को देख लेती है, लेकिन उन दोनों की बात नहीं होती। फिर दिखाते हैं कि जब कीजन होश में आता है और देखता है कि ईना उससे मिलने नहीं आई तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से और नाराजगी में वो अपना इरिटेशन अपनी बहन के बच्चों पर निकाल देता है, जो उसके रूम को गार्डन समझकर इधर उधर खेल रहे थे। उसकी बहनें उसका ये बिहेवियर देखकर नाराज नहीं होती, बल्कि उसका मजाक उड़ाती है और उसको छेड़ती भी है, जैसे उसकी छोटी सी नाराजगी भी अब सबके लिए एक फनी मोमेंट बन गई हो। लेकिन तभी कीजन को उनसे पता चलता है कि उसकी बॉस यानी ईना भी रात दिन यहाँ आती थी और उसका ख्याल रखती थी। वो तीनों कीजन से उगलवाने की कोशिश करती है कि आखिर ईना उसकी कौन लगती है, तो कीजन साफ कहता है कि वो उसके मामले से दूर रहे। फिर वो ईना को 20 से भी ज्यादा मैसेजेस करता है और उसे सैंडविच लाने के लिए कहता है, लेकिन ईना वो रात को लाती है और चुपचाप वहाँ रखकर जाने लगती है कि तभी कीजन उसे रोक लेता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ देर के लिए उसके पास ही रुक जाए। फिर दिखाते हैं कि वो मजे से बैठकर अपना नाश्ता करता है और कहता है कि एटलीस्ट आप इस बहाने मुझे देखने तो आई। तो ईना कहती है, मैं इसलिए आई क्योंकि मैं डर गई थी। आखिर एक सैंडविच मंगवाने के लिए 20 मैसेजेस कौन भेजता है। तो कीजन कहता है, जब मैं अनकॉन्शियस था तो आप इतनी डर क्यों गई थी कि कई दिनों तक मेरे पास से हटी ही नहीं। वैसे मेरी बहनों ने ये बताया था मुझे। तो ईना समझाती है कि ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है, मतलब वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के तौर पे वहाँ है। साथ ही वो ऑनेस्टली ये भी मान लेती है कि उस वक्त वो बहुत डर गई थी। ये सब सुनकर कीजन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ईना अंदर ही अंदर उसकी केयर कर रही है। फिर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके डिस्चार्ज के सारे प्रोसीजर संभाल ले और उसे घर ले चले। तो ईना भी बिना ज्यादा कुछ बोले सब काम हैंडल करती है और उसका लगेज, सूटकेस और बैग्स तक उठा लेती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा कर क्यों रही है। तो वहीं कीजन कार में आराम से बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा उसे छेड़ता भी है। तो ईना थोड़ा गुस्से में पूछती है कि मैं क्यों तुम्हें डिस्चार्ज करवा के घर ले जा रही हूँ। तो कीजन कहता है, अभी मेरे पेट पे स्टिचेस लगे हुए और मेरे पास इतना सारा सामान है कि कोई मेरी हेल्प करवाने के लिए भी नहीं है। एटलीस्ट आप अपने एम्प्लॉय के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। उसके बाद रात को दिखाते हैं कि कीजन के घर पहुंचते ही बारिश अचानक तेज हो जाती है। तो दोनों घर जाने के बजाय नीचे ही कार में बैठ जाते और बारिश थोड़ी धीमी होने का इंतजार करते। वैसे कार के अंदर का माहौल काफी शांत होता है, सिर्फ बारिश की आवाज और थोड़ी सी ऑकवर्ड साइलेंस। इसी बीच उनकी बातचीत चलती रहती है, जहाँ ईना अपने दिल की बात उससे शेयर करती है। वो समझाती है कि यूजुअली वो सच को छुपाने का ही रास्ता चूज करती है, सब कुछ अपने अंदर ही रख लेती है, लेकिन सच ये भी है कि अंदर ही अंदर वो चाहती है कि कोई हो जो उससे वो सच बाहर निकालने पर मजबूर कर दे, कोई जो उसे समझे और उसकी चुप्पी के पीछे की बात तक पहुंच जाए। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सबसे पहले ईना ने ही जियोल से ब्रेकअप किया था। वो इमोशनली जियोल से डिस्टेंस बना लेती है और धीरे धीरे उनके रिश्ते को खत्म करने की बात स्टार्ट करती है। उस वक्त वो जियोल को क्लियरली पुश करती है कि वो अरेंज्ड मैरिज को एक्सेप्ट कर ले। ईना का टोन फर्म होता है, जैसे वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर एक प्रैक्टिकल डिसीजन ले रही हो और जियोल को भी उस डायरेक्शन में एग्री करने के लिए कह रही हो। प्रेजेंट में कीजन उससे पूछता है कि वो ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताती और हर इम्पोर्टेंट मोमेंट पर अपने दिल की बात क्यों छुपा लेती है। तो ईना तब मान लेती है कि उसे खुद ही नहीं पता कि वो खुश रहना कैसे सीखे, जैसे खुशी उसके लिए एक अजीब सी चीज हो जो वो समझ ही नहीं पाती। तो कीजन उसे सॉफ्टली कंफर्ट करता है और कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करे और बस अपने आसपास की
की आवाजें सुनने की कोशिश करे। ईना वैसा ही करती है और अपनी आंखें बंद करती है और धीरे धीरे जो जो आवाजें उसे सुनाई देती है वो बताने लगती है, जैसे बारिश, हवा, आसपास की हल्की सी दुनिया की आवाजें। और फिर आखिर में वो अपने दिल की धड़कन तक पहुंच जाती है। तब कीजन उसे समझाता है कि खुशी कोई बाहर ढूंढने वाली चीज नहीं है, वो उसके अंदर ही मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे गहराई से महसूस करने की और खुद के अंदर देखने की। और ईना उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि कीजन ठीक होके ऑफिस आ जाता है और सब उसका वार्म वेलकम करते हैं। तभी ईना भी वहाँ आ जाती है तो डोगी उसे देख कहता है कि मैम आप आज ज्यादा ही खुश लग रही हैं और चमक भी रही हैं। तो ईना कहती है तो क्या बाकी दिन में डल लगती हूँ? तो ये सुनकर डोगी को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या बोले। तभी कीजन कहता है कि मैम का फेवरेट एम्प्लॉय आ गया है ना, इसलिए शायद आज मैम अच्छे मूड में हो। तो ईना कहती है शायद तुम पहले की तरह काम करना भूल गए हो। तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना रियलिटी दिखाने के लिए। और ये कहकर उस बेचारे को बहुत सारा काम पकड़ा देती है और काम को देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर फिर जैसे तैसे बेचारा उस काम को निपटाता है और थोड़ा गुस्से में मैसेज करके बताता है कि मैंने आपका दिया हुआ सारा काम कर दिया है। तो रिप्लाई में वो उसे कंफर्ट करते हुए कैजुअली उसे अपने घर इनवाइट करती है कि वो अगले फ्राइडे को उसके घर आ जाए। वो उसे खुद अपने हाथों से डिनर बना के खिलाएगी। और ये मैसेज देखकर वो तो उछल ही पड़ता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। लेकिन उसकी ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि हेमो फार्मा से रिलेटेड एक फाइल जो उसने हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड की थी क्लाउड से डिलीट हो चुकी है, और वो भी ईना के थ्रू। और ये बात सुनते ही उसका मूड इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये वही केस होता है जिसपे कीजन ऑडिट टीम 3 में आने से पहले काम कर रहा था। अब कीजन पूरी रात ऑफिस में रुक जाता है और एक एक करके बैकअप फाइल्स चेक करता रहता है, जैसे उसको किसी भी तरह सच तक पहुंचना हो। और वो नींद और थकान सब साइड में छोड़ देता है। वैसे इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक शॉकिंग डिटेल मिलती है। पता चलता है कि जियोल के नाम एक सस्पिशियस फाउंडेशन रजिस्टर्ड है, जे मेडिकल फाउंडेशन। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये होती है कि हेमो फार्मा उस फाउंडेशन को स्पॉन्सर कर रही थी। अब जैसे कीजन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और क्लोजली चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस फाउंडेशन में काफी बड़े पैमाने पर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, और वो ट्रांसफर नॉर्मल नहीं लगते बल्कि क्लियरली सस्पिशियस और इरेगुलर हैं। वैसे कीजन को अब लगने लगता है कि ईना ने उसका ट्रांसफर सिर्फ प्रोफेशनल रीजन से नहीं किया था, बल्कि उसका खुद का मोटिव इसमें छुपा हुआ था। उसके माइंड में ये डाउट सेट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब उस केस से कनेक्टेड है जिसमें वो हेमो फार्मा और जे मेडिकल फाउंडेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वैसे इसी दौरान दिखाते हैं कि ईना बहुत मेहनत करके कीजन के लिए खाना बनाना सीखती है ताकि वो फ्राइडे को उसे अच्छा डिनर करा सके। लेकिन जब वो अगले दिन ऑफिस आती है तो कीजन सीधा उसे कन्फ्रंट करता है और सच पूछता है। पहले तो ईना अपनी बात पर स्टिक रहती है। वो कामली कहती है कि उसने उसका ट्रांसफर इसलिए किया क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि कीजन पीएम केसेस को अच्छे से हैंडल कर सकता है और वो उस रोल के लिए कैपेबल है। लेकिन कीजन जब बार बार इंसिस्ट करता है तो ईना फाइनली सच मान लेती है। वो सीधा बता देती है कि हाँ, उसने ट्रांसफर का डिसीजन उस फाउंडेशन की वजह से ही लिया था। उसने पहले खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और उस इन्वेस्टिगेशन में उसने ये पाया कि जियोल का उस फाउंडेशन के पीछे किसी भी शेडी बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को रिपोर्ट नहीं करेगी। ईना को डर था कि अगर ये बात ज्यादा बढ़ा दी गई तो इसको अननेसेसरली ट्विस्ट करके सक्सेशन पॉलिटिक्स में जियोल के खिलाफ यूज किया जा सकता है। वो क्लियर करती है कि उसका डिसीजन कॉशन और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था, ना कि किसी को प्रोटेक्ट करने की सिंपल सोच से, बल्कि इस डर से कि कहीं पूरा केस ही गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। वैसे कीजन ईना की बात सुनकर विजिबली डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसे लगता है कि ईना जो हमेशा प्रोफेशनल बाउंड्रीज को क्लियर रखती है और पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को सेपरेट रखने पर बिलीव करती है, इस बार उसने एक इम्पोर्टेंट इश्यू को इग्नोर करके छुपा दिया। वैसे कीजन थोड़ा हर्ट होता है पर शांति से उसे याद दिलाता है कि चाहे वो जियोल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये मैटर किसी न किसी दिन सबके सामने आ ही जाएगा और तब सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए कीजन उसे सॉफ्टली एडवाइस देता है कि वो इस इश्यू को ऐसे हैंडल करे जो उसकी अपनी नेचर के बिल्कुल अलाइंड हो, जो सच और क्लियरिटी पर बेस्ड हो, ना कि डर या हेजिटेशन पर। उसके हिसाब से ईना को वही करना चाहिए जो वो जेन्युइनली सही समझती है, बिना इस डर के कि आगे क्या होगा। अब इसके बाद ईना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले
लेती है और वो बोर्ड मीटिंग में जाकर पूरे मैटर को रिपोर्ट करने का प्लान बनाती है, जैसे वो किसी भी कंफ्यूजन को और आगे नहीं ले जाना चाहती। लेकिन मीटिंग का मूड अचानक बदल जाता है जब एक नया एजेंडा सामने आता है, यानी जियोल के भाई संग्योल को वाइस चेयरमैन अपॉइंट करने का प्रपोजल। और सरप्राइजिंगली ये प्रपोजल पास भी हो जाता है और उनका ये डिसीजन जियोल को अंदर तक हिला देता है। उसे लगता है कि जैसे जिस जिस सपोर्ट पर वो अब तक भरोसा कर रहा था वो एक एक करके उसके हाथ से निकल रहा हो। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये होता है कि जो लोग पहले उसके साथ खड़े थे वो भी अब संग्योल के साइड में चले जाते। अबीना ये सब देखते हुए अपने आप को उस फाउंडेशन वाले मैटर को रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं कर पाती। उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ सच सामने लाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उसके डिसीजन के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। इसलिए वो बस चुप रहती है और वहाँ से चली जाती है। वैसे बोर्ड मीटिंग में अभी जो भी हुआ उससे पूरे ऑफिस में हंगामा मच जाता है। लोग खुले में तो कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन चैट्स और ऑफिस ग्रुप में कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रहे होते हैं कि संग्योल का को वाइस चेयरमैन बनना कितना अनएक्सपेक्टेड और कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। तो वहीं इसी बीच ईना खुद एक गहरी दुविधा में फंस जाती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या उसे अब भी रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए या फिर चुप रहकर सिचुएशन को और बिगड़ने से बचाना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों हिल जाते हैं और वो खुद से सवाल करने लगती है कि जो रास्ता वो चूज कर रही है क्या वो सच में सही है या सिर्फ सेफ है। फिर आखिर में ईना एक फैसला लेती है और जियोल का साथ देने लगती है। साथ ही वो कीजन के यूएस ट्रांसफर को भी पुश कर देती है ताकि बात और ज्यादा बिगड़ने से पहले सब कुछ संभाल सके। फिर जब कीजन को ऑफिस आकर ये बात पता चलती है कि उसका यूएस ट्रांसफर ईना ने ही आगे होके पुश किया है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ईना ऐसा स्टेप लेगी, स्पेशली उन सब मोमेंट्स के बाद जो उनके बीच हुए थे। अब वो सीधा ईना के पास आके कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो ईना कहती है मैं अभी बिजी हूँ। तो कीजन थोड़ा आवाज ऊंची करके कहता है कि हमारा बात करना अभी जरूरी है। तो ऑफिस के सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं और माहौल काफी सीरियस हो जाता है और ईना कीजन को थोड़ा डांट भी देती है। फिर वो दोनों थोड़ी देर बाद इंटरव्यू रूम में मिलते हैं और कीजन अपने सवालों के जवाब मांगता है, पर ईना अपने ट्रू इमोशंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसके पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन वो लफ्जों तक ला ही नहीं पाती, जैसे वो खुद ही अपनी फीलिंग्स और डिसीजंस के बीच में फंस गई हो। अब कीजन को ईना की बातों से लगता है कि उसने उसे चूज नहीं किया बल्कि जियोल को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और ये फीलिंग तब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब वो टेडी बियर को डस्टबिन में देखता है और वो छोटा सा जेस्चर जो उसके लिए इमोशनली मीनिंगफुल था अब उसे एक क्लियर रिजेक्शन जैसा लगता है। इसी दौरान दिखाते हैं कि जियोल सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और एक कंपनी ट्रिप अरेंज करता है जो जेजू आइलैंड में होने वाली होती है और वो ईना को भी अपने साथ उस ट्रिप पर ले जाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देता है, वो भी अचानक उससे बिना पूछे। और ईना को ये कहकर अपने साथ चलने के लिए मना लेता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर है तो उसे उसकी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आजियांग उसके सारे इरादे समझती है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि आजियांग को अपने बर्थडे के दिन घर पर जियोल और ईना की जेजू ट्रिप की कुछ फोटोज मिलती है। वो फोटोज जिनमें उन दोनों के बीच का क्लोजनेस क्लियरली दिख रहा था। इतना ही नहीं, उसे वो जेजू ट्रिप के टिकट्स भी मिल जाते हैं जो जियोल ने संभाल कर रखे होते हैं। और बस जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि जियोल के दिल में अभी भी ईना है तो वो काफी हर्ट हो गई और उसने तुरंत जियोल का अपार्टमेंट छोड़ दिया और कीजन के घर अचानक से रहने आ गई। प्रेजेंट में मीटिंग के बाद दिखाते हैं कि आजियांग की जेलसी और ज्यादा बढ़ती जाती है और अब तो वो अपने इमोशंस को छुपा भी नहीं पाती। वो सीधा जियोल को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि आप बिजनेस ट्रिप पर ईना को ही क्यों लेके जा रहे हो। और वो ऐसे पूछती है जैसे अब उसके पास और पेशेंस ईना बचा हो। तो वहीं जियोल उसकी बात सुनता है लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहता है। वो क्लियरली कहता है कि अब वो सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है, पावर, पोजीशन, सब कुछ, क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना चाहता है, स्पेशली ईना के लिए। और ये सब देखकर आजियांग को ये रियलाइज हो जाता है कि जियोल सिर्फ पास्ट को याद ही नहीं कर रहा बल्कि वो उन पुरानी यादों को भी फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो ईना के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना चाहता हो। फिर दिखाते हैं कि ईना और जियोल बिजनेस ट्रिप के लिए जेजू चले जाते हैं और क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, लेकिन जियोल का तब भी ध्यान बस ईना पे ही होता है, जबकि ईना बिल्कुल प्रोफेशनल रहती है और जियोल से काम के अलावा कोई बात नहीं करती। तो वहीं कीजन ऑफिस का काम संभालते हुए यूएस ट्रांसफर के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन कहीं न कहीं आजियांग और जियोल दोनों के ही दिल टूटे होते हैं। तभी कीजन
कीजन की बड़ी बहन उससे मिलने आती है तो आजयंग फौरन से घर से बाहर चली जाती है। अब उसकी बहन उससे पूछने लगती है कि एक लड़की तेरी हॉस्पिटल में केयर करती है और दूसरी को तो यहाँ अपने घर पर रख कर बैठा है, आखिर मामला क्या है। तो कीजन उन्हें समझाते हुए कहता है कि जो लड़की उसके घर में रह रही है उसके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है और जो हॉस्पिटल में मुझे देखने आई थी वो भी किसी और को प्यार करती है और मैं तो हूँ ही नहीं कुछ। लेकिन उसकी सिस्टर इस बात को मानने से मना कर देती है और बल्कि कहती है कि जब तो अनकॉन्शियस था मैंने हॉस्पिटल में ईना को देखा था, तब ईना जिस तरह से परेशान दिख रही थी वैसी तकलीफ सिर्फ वही इंसान महसूस करता है जो सच में डीपली केयर करता हो। फिर एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त कीजन को वो टेडी बियर मिलता है जिसे वो समझ रहा था कि ईना ने फेंक दिया होगा, लेकिन वो टेडी बियर ईना की कार में बहुत संभाल कर रखा होता है। उस मोमेंट पर कीजन को ईना की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि जिस मोमेंट पर उसकी फीलिंग्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है तो वो उन्हें छुपाने लगती है और ये उसकी आदत है। अब कीजन को यकीन हो जाता है कि ईना भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो करता है और इसी कन्विक्शन के साथ वो सीधा जेजू के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो आजियांग को कॉल करके होटल का एड्रेस पूछता है। आजियांग क्लियरली जेलस लग रही होती है क्योंकि जियाल और कीजन दोनों ही ईना को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। खैर फिर वो उसे एड्रेस दे देती है। तो वहीं जेजू में दिखाते हैं कि जियाल पुरानी फीलिंग्स को दोबारा जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ईना उससे साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ अपना प्रॉमिस निभाने के लिए उसके साथ खड़ी है। आज उसे पछतावा होता है कि उस प्रॉमिस की वजह से उसने उस इंसान को हर्ट किया जिसकी वो सच में केयर करती है और फिर वो उन दोनों के बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर देती है कि अब वो कभी भी जियोल के पास वापस नहीं आएगी। उसके बाद दिखाते हैं कि ईना होटल से चेकआउट कर लेती है और सूटकेस लेकर जेजू की सड़कों पर अकेले घूमते हुए सोचती है कि शायद अब कीजुन के पास लौटने में बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक उसे कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसका इल्यूशन है, लेकिन फिर दोबारा से उसे वही आवाज सुनाई देती है और इस बार कीजुन उसके सामने आ जाता है। वैसे बेचारा बहुत थका हुआ होता है क्योंकि वो दौड़ के आया था और कहता है कि आपने होटल से पहले ही चेकआउट क्यों कर लिया, मुझे पूरे रास्ते भागते हुए आना पड़ा। तो वहीं इस बार ईना एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करती, वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है और बिना कुछ सोचे समझे कीजुन को किस कर लेती है और फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है। तो वहीं एक बहुत ही हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है कि ईना और उसके इलेक्ट रिलेशनशिप के बारे में जो अननोन टिप्स कीजुन को भेजे जा रहे थे उनके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आजियों का हाथ है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।